दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे गुजरात के चालुक्य वंश के बारे में। ठीक है, ये हमारा इस वंश पर पहला वीडियो है, वाईटी वीडियो फर्स्ट। और बात कर रहे हैं हम गुजरात का चालुक्य अथवा सोलंकी वंश। इसको सोलंकी वंश भी कहते हैं। ये आप देख रहे हैं भारत, मेरी प्यारी भारत माता। ठीक है, हम तो अपने माता को माता ही कहेंगे। अरब की संस्कृति को मानने वाले क्या कहते हैं उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और उन सभी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अपनी माता को माता ही कहा जाएगा। हम अपनी भारत माता को माता ही कहेंगे। तो भारत माता का आप नक्शा देखिए, आप मानचित्र देखिए, ये इलाका आप देखिए। यहाँ पर गुजरात, थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश का इलाका और राजस्थान का इलाका, थोड़ा बहुत पाकिस्तान का इलाका। ठीक है, इतने एरिया पर लगभग सोलंकी वंश ने, गुजरात के चालुक्यों ने शासन किया था। अब आपने ये समझ लिया कि किस क्षेत्र पर वो शासन कर रहे थे, थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो गया। अब इसकी उत्पत्ति कैसे हुई इस वंश के, वो हम जानेंगे। देखिए, अग्निकुल का सिद्धांत आपने पढ़ा, आपने उसमें समझा कि किस तरीके से राजपूतों का उदय हुआ, कई राजपूत वंशों को स्थापित किया गया अग्निकुल सिद्धांत के द्वारा। उसी में से एक वंश ये भी था। ठीक है, ये अग्निकुल से उत्पन्न राजपूत वंश था। हालांकि सोलंकी वंश के लोग, यानी कि इस वंश के लोग, अपने आप को ब्रह्मा के कमंडलू से उत्पन्न मानते हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि ये ब्राह्मण कुल से आते थे, बाद में इनको क्षत्रिय बना दिया गया, राजपूत बना दिया गया। इसीलिए कॉन्सेप्ट अग्निकुल में दिया गया है ब्रह्म क्षत्र का। ठीक है, ब्रह्म क्षत्र का। तो इन्होंने अपने वडनगर के लेख में, मतलब इसी वंश के राजा अपने आप को कह रहे हैं कि मैं ब्रह्मा के कमंडलू से उत्पन्न हुआ हूं, मतलब कि मेरे वंश के जो लोग हैं वो ब्रह्मा के कमंडलू से उत्पन्न हुए हैं। तो उनकी बात तो हम नकार नहीं सकते, वो स्वयं अपने आप को ब्राह्मण कुल से जोड़ रहे हैं। ठीक है, हालांकि इनको बाद में अग्नि कुल सिद्धांत के आधार पर राजपूत वंश में शामिल कर लिया गया। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। इस वंश की जो राजधानी थी, यानी कि इस वंश का जो राज था और उस राज्य की जो राजधानी थी, वो अनहिलवाड़ा में थी। ठीक, ये आप याद रखिए। थोड़ी जानकारी इस वंश के शासन काल को भी देख लीजिए। एग्जैक्ट डेट नहीं पता है, ठीक है, लेकिन लगभग में पता है, लमसम सब कुछ पता है कि 950 से 1250 ईस्वी के बीच में यह वंश गुजरात पर शासन कर रहा था, गुजरात के बड़े क्षेत्र पर शासन कर रहा था। ठीक है, अब इसके इतिहास को जानने के साधन पे हम थोड़ा नजर डाल लें, यानी इस वंश को हम कैसे जानते हैं, किस ग्रंथ को पढ़ने से हमको इनका इतिहास पता चलता है, किस लेख को, अभिलेख को देखते हैं तो हमको इनका इतिहास पता चलता है, किस मंदिर को या स्थापत्य कला को देखते हैं तो इनका इतिहास का पता चलता है। तो उसके बारे में बात कर लें। हेमचंद्र का द्वाश्रय काव्य, ठीक है, ये काव्य ग्रंथ है। हालांकि मैं पहली बात बता दूं कि लगभग सभी जैन ग्रंथों में, खास करके जैन ग्रंथों में, गुजरात के चालुक्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है मुख्यतः। और ये सभी जैन जो विद्वान थे वो इन्हीं गुजरात के चालुक्य वंश के दरबार में निवास करते थे, मतलब कि यहीं पर आश्रय प्राप्त था इनको। तो हेमचंद का द्वाश्रय काव्य मेरुतुंग कृत प्रबंध चिंतामणि एक ग्रंथ है। ठीक है, द्वाश्रय काव्य एक ग्रंथ है,
और सोमेश्वर कृत यानी सोमेश्वर ने इसको लिखा है, किसको? कीर्ति कौमुदी को, एक पुस्तक ये है। और जय सिंह सूरी का कुमार भूपाल चरित, जय सिंह सूरी ने एक पुस्तक लिखी है कुमार भूपाल चरित। तो इस प्रकार से हमने कई पुस्तकों को देखा जो कि जैन ग्रंथ से संबंधित है, और इसमें हमको गुजरात के चालुक्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। इस वंश के बारे में तो हमको पता चलता ही है, साथ में किसी भी साहित्य को अगर आप पढ़ेंगे, जैसे कि आज का कोई साहित्य आप उठा लीजिए, कोई मैगजीन उठा लीजिए, कोई करंट अफेयर उठा लीजिए, ठीक है, तो आपको क्या पता चलता है? उसको जब पढ़ते हैं तो आपको अपने देश की स्थिति, परिस्थिति, आर्थिक स्थिति, ये सब पता चलता है ना। तो उसी तरीके से तत्कालीन जो साहित्य होते थे वो उस समय के क्या होते थे? दर्पण होते थे। वो सारी चीजें बताते थे क्या, कि उस काल का राजनीतिक दशा कैसी थी, समाज कैसा था, संस्कृति कला की उपलब्धियां इस वंश ने कैसे प्राप्त की थी, या संस्कृति या कला कैसी थी उस समय की, ठीक है, इसके बारे में जानकारी मिलती है। केवल वंश के बारे में ही नहीं, अन्य चीजों के बारे में भी हमको साहित्यों से जानकारी मिलती है। अब थोड़ा विदेशी लेखकों में देख ले, तो उस समय तक मुस्लिमों का आक्रमण हो ही रहा था, तो मुस्लिम लेखक भी आए हुए थे। उन्होंने चालुक्य और तुर्कों के बीच में, यानी इन्हीं मुसलमानों के बीच में संघर्ष की जानकारी दिया हुआ है अपने साहित्यों में। कौन? मुस्लिम लेखकों ने। अब इन मुस्लिम लेखकों में कौन है? अलगर्दी जी, ठीक है, इब्न उल अतहर और हसन निजामी। इन सभी के बारे में मैं बाद में बात करूंगा, एक सेपरेट वीडियो में बनाकर साहित्यों के लिए जो साहित्य लिखे गए हैं उनके लेखकों के बारे में, और उस साहित्य में क्या लिखा है, किस इतिहास पर वो प्रकाश डालता है, उसके बारे में मैं अलग वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इन लोगों ने भी चालुक्यों के बारे में इतिहास, मतलब चालुक्यों के बारे में बताया है। चालुक्यों का तुर्कों के साथ संघर्ष हुआ, इसके बारे में उन्होंने जानकारी दी है। हम आपके साथ देखेंगे कि भीम प्रथम, जो कि इसी वंश का शासक था, उसके समय में महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था भारत पर, सोमनाथ को लूटा था, ठीक है, उस पर बाद में चर्चा करेंगे, अभी इस पे बात कर लेते हैं। फिर इसके बाद अभिलेख देखते हैं। अभिलेखों को मैंने बताया हुआ है कि वो पत्थरों को तराश कर उस पे खुदाई करके जो है वाक्य लिखे जाते थे, चाहे कविताएं लिखी जाती थी, प्रशस्ति लिखे जाते थे, ठीक है, कोई शासनादेश लिखे जाते थे। तो अभिलेखों से भी इस वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसमें कुमारपाल का वडनगर का लेख जो है वो प्रसिद्ध है, एक प्रकार की प्रशस्ति है, ठीक है, प्रशंसा इसमें लिखी हुई है राजा की। और इसको लिखा किसने है? श्रीपाल नाम के एक व्यक्ति ने लिखा है। अगर प्रश्न पूछा जाए आपसे कि वडनगर का लेख किसने लिखा है, तो श्रीपाल ने लिखा है, ठीक। फिर इस वंश को और जानने के लिए हमको अन्य अभिलेख भी देखने पड़ते हैं, जैसे कि उदयपुर का लेख, जो कि भिलसा का लेख है, ये मध्य प्रदेश में है, ना कि राजस्थान वाला उदयपुर, ठीक है। फिर तलवाड़ा का लेख और कादी का लेख, ये सब प्रमुख है, ये सब प्रमुख लेख है। इन लेखों से क्या पता चलता है? जय सिंह, कुमारपाल, भीम द्वितीय की जानकारी मिलती है, ठीक है। ये तो हो गया इतिहास के साधनों के बारे में, उत्पत्ति के बारे में कि किस वंश से आते हैं। तो अग्निकुल सिद्धांत से ये राजपूत बनाए गए, इनको राजपूत की कैटेगरी में रखा गया, और ये गुजरात के बहुत बड़े इलाके में शासन करते थे, जिसमें थोड़ा बहुत राजस्थान का, मध्य प्रदेश का इलाका था। फिर जैन साहित्यों से, मुस्लिम लेखकों के साहित्यों से, और तमाम इनके जो लेख खुदवाए गए थे उनसे इनके इतिहास के बारे में हमको जानकारी मिलती है, इस वंश के बारे में। अब थोड़ा इनके राजनीतिक इतिहास के बारे में हम जान लें। तो इस वंश का जो संस्थापक था मूलराज प्रथम, वो इस वंश का पहला शासक था। उसने ही इस वंश की स्थापना की थी,
और वो 941 ईस्वी से 995 ईस्वी तक शासन किया, बहुत लंबे समय तक शासन किया। देखा जाए तो 941 से 995 ईस्वी तक इसने शासन किया। द्वाश्रय काव्य अनुसार, द्वाश्रय काव्य किसने लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया कि हेमचंद्र ने लिखा है। ठीक है, तो द्वाश्रय काव्य के अनुसार मूलराज प्रथम ने, यानी कि यही शासक क्या करता है, वो सौराष्ट्र और कच्छ को जीतकर साम्राज्य में मिलाता है, यानी पूरे गुजरात को एक प्रकार से। ठीक है, सौराष्ट्र और कच्छ गुजरात में ही, आज के वर्तमान गुजरात में ही है। फिर पता चलता है कि एक लेख है राष्ट्रकूट नरेश धवल का, बीजापुर का लेख, उससे पता चलता है कि मूलराज ने आबू पर्वत पर एक परमार शासक था, धरणी वाराह। ठीक है, यानी कि परमार वंश का एक कोई शासक था जो धरणी वाराह नाम का व्यक्ति था, वो जो है वहां पर शासन कर रहा था नरेश की हैसियत से आबू पर्वत पर, यानी कि उसका एरिया वहां तक फैला हुआ था। तो मूलराज ने आबू पर्वत पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया था किसी युद्ध में उसको हराकर। धवल, राष्ट्रकूट नरेश धवल के बीजापुर लेख से ये चीज हमको पता चलती है। तो एक प्रकार का शक्तिशाली शासक था। फिर इसका युद्ध जो है वो मूंज से भी होता है। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि आबू पर्वत पर परमार शासक को हरा रहा है, तो परमार वंश के आप शासकों को हरा रहे हैं, तो क्या परमार आपको छोड़ेंगे? तो मूंज ने इसके ऊपर अभियान किया और मूलराज को पराजित कर दिया, यानी कि ये शासक परमार नरेश मूंज से पराजित हो गया। और यही नहीं बात रुकी, चौहान नरेश विग्रह राज, इस समय चौहान वंश भी चल रहा था, परमार वंश भी चल रहा था, ये सब अग्निकुल सिद्धांत से उत्पन्न राजपूत वंश थे। ठीक है, तो विग्रह राज ने मूल राज को भी पराजित कर दिया और मार डाला, यानी कि मूल राज का अंत हो गया युद्ध लड़ते लड़ते। ठीक, इसके बाद मूल राज का पुत्र चामुंड राज शासक बना 995 ईस्वी में। मूलराज प्रथम का पुत्र था। परमार नरेश सिंधु राज के विरुद्ध सैन्य अभियान में सफलता मिली। सिंधु राज परमार वंश के राजा थे। किसी क्षेत्रीय युद्ध में इसको थोड़ी बहुत सफलता मिली थी। ठीक है, किसको? चामुंड राज को। कलचुरी चेदी नरेश, कलचुरी वंश के नरेश थे कोक्कल द्वितीय, उन्होंने चामुंड राज को हरा दिया। कहीं जीत रहे हैं, कहीं हार रहे हैं, इससे ज्यादा इनकी जानकारी मिल नहीं रही है। ठीक है, जो आपको जरूरी है उतना मैं बता रहा हूं। चामुंड राज के दो पुत्र थे, बल्लभ राज और दुर्लभ राज। बल्लभ राज किसी सैन्य अभियान में अपने पिता के काल में मार डाला गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से उसके पास एक ही बेटा बचा, कौन? दुर्लभ राज। तो दुर्लभ राज ही जो है वो शासक बनता है किसके बाद? चामुंड राज की मृत्यु के बाद। तो कुमार भूपाल चरित किसने लिखा है? जय सिंह सूरी ने लिखा है कुमार भूपाल चरित और वाडनगर का लेख। ये दो साक्ष्य हैं जिससे हमें पता चलता है दुर्लभ राज ने क्या किया था। दुर्लभ राज ने क्या किया? लाट प्रदेश को जीता था, किससे? कीर्तिपाल से। कीर्तिपाल का नामक एक राजा था जो कि लाट प्रदेश पर शासन कर रहा था, उसको जीतकर लाट प्रदेश को अपने साम्राज्य में मिला लिया। इस प्रकार से सौराष्ट्र, कच्छ और लाट ये सभी जो है आ गए साम्राज्य में फिर से। फिर दुर्लभ राज की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी उसका भतीजा भीम प्रथम बनता है। तो इस प्रकार से मैंने आपसे बात की प्रारंभिक शासकों के बारे में, उत्पत्ति के बारे में बात किया, इतिहास के साधन के बारे में बात किया, फिर इसके बाद हमने बात किया मूलराज प्रथम से और दुर्लभ राज तक की बात, जो कि प्रारंभिक शासक थे। अब एक शक्तिशाली शासक के बारे में बात करूंगा, भीम प्रथम के बारे में। इसी के समय महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ था सोमनाथ पर। ठीक है, बहुत भयंकर तरीके से उसको लूटा गया था। और भीम प्रथम के बारे में बताऊंगा कि परमार
राज्य के ऊपर इसने आक्रमण किया था, धारा पर, और धारा को बहुत भयंकर तरीके से लूटा था, बाद में उसको जला दिया था। तो दुर्लभ राज की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी जो हुआ वो उसका भतीजा हुआ। कौन? भीम प्रथम। तो इस प्रकार से हमारा पहला वीडियो इस वंश के ऊपर समाप्त होता है। इसके बाद दूसरा वीडियो आएगा जिसमें हम भीम प्रथम से हम बात करना शुरू करेंगे और आगे चलेंगे, इस वंश को अच्छे से पढ़ के समाप्त करेंगे। ठीक है, तो भारत माता की जय। कोई भी कुछ भी कहे, अरब की संस्कृति के जो लोग, मानने वाले जो लोग हैं, उनको नहीं मानना है, मत मानिए, आपसे तो कोई उम्मीद भी नहीं है। लेकिन जो मानते हैं, अपने देश से प्यार करते हैं भैया, अपनी, अगर इसको माता मानते हो तो इससे प्यार करो, ठीक है, प्रेम करो। और मैं अपने माता को माता मानता हूं। आपकी क्या राय है इस मैटर पर, भारत माता के मैटर पर? कमेंट करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।